तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सभी की रिक्वेस्ट थी और आपकी रिक्वेस्ट पर ही ये वीडियो जो है आपकी बनाई जा रही है। आप सभी ने कहा था कि जो होम साइंस है उसे भी कवर करवा दीजिए इसी YouTube चैनल पर। तो जो होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान जो है हिंदी मीडियम में आप सभी के लिए आज से वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगी। ये आपका जो चैप्टर 1 है उस चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन है, यानी कि एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने आपको कहा है आपके MCQ क्वेश्चन आएंगे, ये बात आपको क्लियर है। पर आपको क्या है, इससे पहले जो चैप्टर होता है वो कवर करना होता है, क्योंकि सारी बातें MCQs में कवर नहीं हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जो ये चैप्टर है आपका NCERT बुक पर बेस है, आपको ध्यान रखना है। मैंने NCERT बुक से जितने भी जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी की सारी यहाँ पर इंक्लूड कर दी हैं, यानी कि जो सोर्स है वो NCERT बुक है। तो यहाँ पर इस चैप्टर का जो निचोड़ कहा जा सकता है आपको होम साइंस चैप्टर 1 का इन नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ सके। हमारे चैनल पर आपको फिजिकल एजुकेशन, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और अब से होम साइंस और इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनका टर्म 1 का जो सिलेबस है कवर करवाया जा रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहें और साथ साथ तैयारी करते रहे। टाइम बहुत कम रह गया है, हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए इस चैप्टर का नाम ही क्या है, इस चैप्टर का नाम है आपका, तो आपके चैप्टर का नाम है कार्य, आजीविका तथा जीविका। ये जो चैप्टर का नाम है उससे ही संबंधित है पूरा का पूरा चैप्टर। आपको पता होगा, अगर चैप्टर का नाम समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। तो कार्य क्या होता है, आजीविका क्या होती है और जीविका क्या होती है, इन सब के बारे में तो देखना है ही हमें। और साथ में ये चैप्टर आपका बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टर्म 1 के लिए। तो देखिए कार्य क्या होता है, कार्य यानी कि वर्क। हमें पता है, नॉर्मली हमें सबको पता है कार्य क्या होता है, हम जो काम करते हैं उसे कार्य कहते हैं। पर अगर बात की जाए इसकी डेफिनेशन की, यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करूँगी, यानी कि पूरी डिटेल में आपको डेफिनेशन नहीं दी गई, बस समझाने के लिए जो भी शॉर्ट चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं। और ये जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे और वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए कार्य वही होता है जो उद्देश्य या फिर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, या तो हमारे कोई ना कोई उद्देश्य होते हैं। अगर मान लीजिए आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपका एक कार्य है। तो पढ़ाई करना आपका उद्देश्य है, उद्देश्य आपका इसके पीछे छिपा हुआ है कि आपको बड़े होकर कुछ बनना है, या फिर आपको 12th में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो ये उद्देश्य हो गया। या फिर अगर कहें आपके पापा मम्मी जो हैं यानी कि पेरेंट्स जो हैं बाहर जाकर अर्निंग कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं, उनकी अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, कि जो भी उनकी आवश्यकताएँ हैं आपको अच्छा पढ़ा लिखा सके, साथ ही साथ जो रोटी कपड़ा मकान है वो सारी आवश्यकताएं पूरी हो सके। तो ये रोटी कपड़ा मकान जो होता है वो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, आपको ध्यान रखना है, जो हर व्यक्ति की पूरी होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए ही क्या है, जो कार्य है वो किया जाता है। तो कार्य की डेफिनेशन सही से समझ में आ गई है? अगर आ गई है तो कमेंट में बता दीजिए। और देखिए अब जो कार्य है, अब उद्देश्य की बात हुई है तो उद्देश्य में क्या होता है, और भी उद्देश्य होते हैं कार्य को लेकर। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में समझाया आपको। अब देखिए उद्देश्य के बारे में कहा क्या है। एक तो पहला होता है आजीविका। अब देखिए प्रतिभा की अभिव्यक्ति, यानी कि अपने अंदर की जो प्रतिभा है, आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है तो उसे बाहर निकालने के लिए, उसे अभिव्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त का मतलब ही होता है बाहर निकालना, तो उसे अभिव्यक्त करने के लिए आप कार्य करते हैं। तीसरा देखिए सृजन क्षमता बढ़ाना। तो सृजन क्षमता यानी सृजन का मतलब होता है कुछ ना कुछ नया करना, क्रिएटिव करना। ठीक है, आप कुछ भी करते हैं कार्य, अगर आप कार्य करते हैं तो उसके पीछे आपका वो होता है, आपका उद्देश्य होता है कि आप क्या कर सकते हैं, जो सृजन क्षमता है वो आपकी विकसित होती है, वो बढ़ती है उसके द्वारा, तो उसको बढ़ाने के लिए कर सकते हैं कार्य। और संतुष्टि हेतु, यानी कि आप संतुष्ट हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ। एक तो ऐसा होता है व्यक्ति जो कुछ भी नहीं कर रहा होता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा होता, ना तो करियर की तरफ ध्यान दे रहा होता है, तो वो संतुष्ट नहीं होता, तो अपनी संतुष्टि के लिए भी कार्य किया जाता है। तो ये हो गया कार्य पूरा, अब हमने ये देख लिया है। अब देखिए जो कार्य होता है वो अर्थपूर्ण कार्य भी होता है। अब अर्थपूर्ण कार्य, जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है अर्थपूर्ण, यानी कि जिसका अर्थ निकल सके। इसका मतलब क्या है, हमने शब्दों से हमने इसका अर्थ देखा है, पर अगर असल में देखें तो इसका अर्थ होता है जो भी कार्य हम कर रहे हैं, अगर उसका जो परिणाम है वह सफल होता है तो उसे अर्थपूर्ण कार्य कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो अर्थपूर्ण कार्य होता है वह दूसरों के लिए किया जाता है, यानी कि दूसरों के लिए, हम दूसरों के लिए कोई भी कार्य करते हैं जिससे हमें संतुष्टि मिलती है और अपनी जिम्मेदारी अगर हम पूरी करते हैं तो उसे अर्थपूर्ण कार्य कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है।
अब जो अर्थपूर्ण कार्य है उसके क्या क्या परिणाम होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला व्यक्तिगत विकास, यानी कि खुद का विकास हो पाता है। अगर हम अर्थपूर्ण कार्य कर रहे हैं, अगर अपने अपने कार्य में हम सफल हो रहे हैं, तो इससे क्या है, हमारा जो विकास है स्वयं का हो रहा है, तो व्यक्तिगत विकास होता है। आत्मविश्वास में वृद्धि, यानी कि अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ता है। अगर मान लीजिए, अगर मैं कार्य की बात करूं, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करना आपका कार्य है, अगर वर्तमान में देखिए आप एक स्टूडेंट हैं, तो उसमें क्या है, अगर आप अपनी पढ़ाई जो भी कर रहे हैं उसमें अगर आप सफल हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा कि हाँ, मैंने जो काम किया उसमें मैं सफल हूँ और आगे अगर मैं कुछ करूँगी या करूँगा उसमें भी सफल होऊंगा। तो आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। और कार्य, तीसरा देखिए, कार्य को संपन्न करने की जो क्षमता है उसमें विकास होता है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कार्य मेरा सफल हुआ है, यानी कि अर्थपूर्ण कार्य हुआ है ये पूरी तरीके से मेरा, तो अब क्या है, आने वाले टाइम पर अगर मैं कुछ भी कार्य करूँगा तो वो भी क्या होगा, सफल होगा। इस क्षमता में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, विकास होता है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो नौकरी, यानी कि एक तो नौकरी होती है, एक कैरियर होता है। नौकरी और करियर में क्या अंतर होता है ये हमें देखना होगा। अब जैसे मैंने आपको कहा था जीविका और आजीविका, जीविका क्या होती है, आजीविका क्या होती है, ये भी इसी कॉन्सेप्ट में आपका डाला गया है। आपको ध्यान से देखना और अच्छे से समझना है। इसके बीच में जो डिफरेंस होता है कई बार हम गड़बड़ कर जाते हैं, तो ये नहीं करना है। नौकरी, नौकरी आपको पता होगा, जैसे कि अगर कोई अपनी सेवा प्रदान कर रहा है, यानी अगर आप स्कूल में जाते हैं, जो टीचर्स आ रही हैं वो स्कूल में पढ़ाने के लिए आ रही हैं, तो नौकरी कर रही हैं, ठीक है। और इसी तरीके से और बाकी सब भी होते हैं, जैसे पुलिस अपना काम कर रही हैं, यानी कार्य कर रहे हैं, वो नौकरी के अंतर्गत आ जाएगा। तो नौकरी बेसिकली किसे कहा जाता है, या फिर कोई ऑफिस में कार्य करने के लिए जा रहा है तो उसे नौकरी कहा जाएगा। तो नौकरी जो होती है वो जीविका हेतु की जाती है। अब जो नौकरी होती है वो क्या होता है, नियमित रूप से की जाती है, यानी कि नियमित रूप से जो कार्य किया जाता है उसे नौकरी कहा जाता है, यानी कि फिक्स होता है। जैसे कि अगर ऑफिस का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, अगर आप ऑफिस डेली जा रहे हैं अपना कार्य करने के लिए, आप सैलरी कमाने के लिए जा रहे हैं, वेतन कमाने के लिए, तो वहाँ पर आपको डेली जाना पड़ेगा। अगर एक दिन भी स्किप कर दिया या फिर 2-4 दिन छुट्टी ले ली तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो नौकरी का है, आपको डेली करनी पड़ेगी, फिक्स करनी पड़ेगी। अब कैरियर के बारे में देखते हैं। तो नौकरी से हटकर अगर कोई भी कार्य अलग से किया जाता है अपना भविष्य सुधारने के लिए, उसे कैरियर कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, इसमें केवल और केवल वेतन कमाना नहीं होता है, केवल और केवल जीविका का अर्जन करना नहीं होता है, इसके साथ साथ क्या है, अपना जो भविष्य है उसे सुधारने के लिए कुछ अलग से कार्य करना पड़ता है, तो उसे कैरियर कहा जाता है। जीवन को बेहतर बनाने हेतु किया जाता है ये जो कैरियर है, इसमें जो भी काम होता है जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, स्वयं को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। यानी कि आपके अंदर जो भी काबिलियत है उसको आप प्रमाणित करने के लिए, उसे प्रूफ करने के लिए आप क्या करते हैं, आप कुछ कार्य करते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने फ्यूचर में कुछ भी जॉब पाना चाहते हैं तो आप उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं अभी वर्तमान में, तो आपके अंदर अगर कोई भी काबिलियत है उस जॉब से रिलेटेड, तो आप उसके लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये आपका कैरियर होगा कि आपका कैरियर क्या होगा, आगे जाकर बेहतर हो जाएगा और आप अपने आप को प्रूफ कर देंगे। तो वो जो कार्य अभी आप वर्तमान में कर रहे हैं वो कैरियर होगा, ठीक है। अब देखिए, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है कार्य करने के जो घंटे हैं वो तय किए गए हैं। काम जो है ऐसा तो नहीं है कि आप काम एक बैल की तरह लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जो काम के घंटे हैं वो डिसाइड कर दिए गए हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, जो फैक्ट्री वगैरह होती थी उनमें मजदूरों को है जो घंटे उनको कोई तय नहीं होते थे और ना ही विश्राम के लिए समय मिलता था। तो कार्य करते हुए ये बातें भी ध्यान रखनी है कि विश्राम का भी समय होना चाहिए, मनोरंजन का भी समय होना चाहिए और काम करने के जो घंटे हैं उनका भी समय होना चाहिए। तो इसलिए क्या है, वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में जो 8 घंटे जो हैं वो तय किए गए हैं कार्य करने के। दिन में 8 घंटे, यानी कि 24 घंटों में से 8 घंटे आपके तय किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये किसके आधार पर है, ये ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति जो हुई थी उससे प्रभावित होकर जो 8 घंटे अब तय कर दिए गए हैं। यानी कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत ये बात जो है रखी गई थी कि 8 घंटे होने चाहिए काम के। और दिन में कितने होने चाहिए, यानी कि दिन में तो 8 घंटे होने चाहिए और सप्ताह के देखे जाएँ तो सप्ताह में 40 घंटे बन जाएंगे इससे, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सप्ताह यानी कि एक वीक में आपके 40 घंटे हो जाएंगे। नारा दिया गया है और ये नारा बहुत प्रसिद्ध है, काम के घंटों को लेकर है। 8 घंटे श्रम, 8 घंटे मनोरंजन और 8 घंटे आराम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नारा आपका। 8 घंटे श्रम, यानी कि 8 घंटे श्रम करेंगे, 8 घंटे मनोरंजन करेंगे और 8 घंटे आराम करेंगे, तो टोटल आपके 24 घंटे हो जाएंगे दिन में। और ये आपका ठीक हो जाएगा, ये नारा दिया गया है।
अब आके देखिए आय। आय क्या होता है? इनकम। इनकम आप सभी को पता होगी इनकम क्या होती है, पर फिर भी अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो लोग कार्य करते हैं और उसके बदले में कुछ अपेक्षा करते हैं कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो इसके बदले में मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए। तो वो जो बदले में धन मिलता है, उन्हें जो धन प्राप्त होता है उसको ही आय कहा जाता है। जीवन स्तर, अब जो आय है वही क्या है, आपका जीवन स्तर भी डिसाइड करती है किस प्रकार से। अगर आपकी आय ज़्यादा होगी तो आपका जीवन स्तर भी क्या होगा, अच्छा होगा। जीवन स्तर का मतलब क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। जीवन स्तर होता है जीवन जीने का जो स्तर है आपका, यानी कि किस स्टेज पर आप अपना जीवन जी रहे हैं। आपको पता होगा एक तो बिल्कुल लोअर होते हैं और फिर उसके बीच में मिडिल क्लास फैमिली आती है, उसके ऊपर जो है अपर क्लास। तो जो मिडिल क्लास, अपर क्लास और ये जो बांटे गए हैं कौन सी स्टेज में, जीवन का कौन सा स्तर आपको है, वो आय पर निर्भर करता है। यानी कि जो भोग विलास की जो भी वस्तुएं हो गई, इसके साथ साथ एक तो होते हैं जो अपना रोटी कपड़ा जो मकान है उसी को मुश्किल से पूरा कर पाते हैं, 2 टाइम की जो रोटी है मुश्किल से अपनी कर पाते हैं, तो वो क्या है, वो बिल्कुल निम्न स्तर में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस पर निर्भर हो रही है, आय पर निर्भर हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर आय आपको समझा दिया। तो अब जीवन स्तर की बात होती है तो धन दौलत हो गया, आराम के स्तर हो गए, ठीक है, भौतिक सामग्री और उपलब्ध जो आवश्यकताएं हैं वो सारे के सारे जीवन स्तर की खोतक है। यानी कि धन दौलत हो गया, आराम का जो स्तर है आपका, जैसे कि अगर विलासिता की जो वस्तुएं हैं आपकी, विलासिता की वस्तुएं कौन सी होती है, जो बहुत मुश्किल से हम खरीद पाते हैं या फिर अपना जो जीवन है उसे अच्छा जीने के लिए हम उसे यूज़ में लाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लें कि आप पैदल ना चलकर कार में जा रहे हैं, ठीक है, आपने घर में गर्मी में ना सड़कर एसी लगवा रखा है, तो ये सारे के सारे जीवन स्तर। बहुत ऐसे होते हैं जिन्होंने कूलर लगवा रखा है, बहुत ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही पंखे में रहते हैं। तो ये अलग अलग स्तर के फैमिली हो गए हैं, वो अलग अलग स्तर का जीवन स्तर हो गया उनका। तो वो किस पर डिसाइड हो रहा है, आय पर। आय जो आय है वो मेन रोल निभा रही है इसमें। अगर आय ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी तो आप खर्च ज़्यादा करेंगे विलासिता की वस्तुओं पर और इन सारी सामग्रियों पर। अब देखिए मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे ऐसे होते हैं बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं, तो जिसमें भोजन हो गया, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी में भोजन आ गया, कपड़े में यानी कि वस्त्र, और आवास यानी कि आपका घर। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी, ये होती है मूलभूत आवश्यकताएं। जो मूलभूत आवश्यकताएं पूरे करते हैं वो आपका जीवन स्तर के अंतर्गत भी आता है। यानी कि जीवन स्तर जो है डिसाइड करने में किसका अच्छा है, किसका खराब है, किसका बीच का है, वो कैसे डिसाइड होता है, इन सारी चीज़ों से ही डिसाइड किया जाता है। अब जो जीवन स्तर है वो किस किस कारकों पर निर्भर करता है, तो पहला आय, जैसे मैंने आपको बताया आय पर निर्भर करता है। आय ज़्यादा होगी तो जीवन स्तर अच्छा होगा, अगर कम होगी तो आपका कम होगा जीवन स्तर। जीडीपी, जीडीपी जैसे कि जो आय होती है यानी कि जो भी इनकम होती है एक व्यक्ति की, वो क्या है, राष्ट्रीय आय में अपना योगदान करते हैं, नेशनल इनकम में उसका योगदान होता है। यानी कि हर व्यक्ति ने जो भी कमाया है, जो भी उनकी इनकम है, जो भी उनकी आय है, वो क्या है, जीडीपी में जोड़ी जाती है। आपको पता होगा ये बात। तो जीडीपी जो है नेशनल इनकम के द्वारा ही होती है, तो जीडीपी में जोड़ी जाती है। अगर जीडीपी देश की अच्छी है तो इसका मतलब क्या है, जो देश में जितने भी लोग हैं उनकी जो इनकम है वो भी क्या होगी, अच्छी होगी। अब देखिए गरीबी, गरीबी भी क्या है, इसका कारक है। अगर किसी के पास कोई व्यक्ति गरीब है तो उसका जीवन स्तर निचला होगा, यानी कि निम्न होगा। अगर देख सकते हैं अगर कोई गरीब होता है तो उसके पास जो रोटी कपड़ा मकान जैसी जो आवश्यक, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो भी पूरी नहीं कर पाता है, तो उसका जीवन स्तर तो कम हुआ ना। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भी जो है वो भी निर्भर करता है। स्वास्थ्य यानी कि अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक रहता है तो वो काम ज़्यादा कर पाएगा, काम ज़्यादा कर पाएगा तो इनकम आ सकती है, इनकम आ सकती है यानी कि आय प्राप्त होगी। अगर आय अच्छी प्राप्त होगी तो ही वो क्या है, उसका जो जीवन स्तर है वो अच्छा रहेगा। तो रिलेट करके चलिए। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि अगर देश की बात की जाए तो देश में क्या होता है, जन्म दर देखी जाती है। जन्म दर क्या होती है, जन्म दर होती है कि एक समय में, एक वर्ष में कितने बच्चों ने जन्म लिया है, उसे जन्म दर कहा जाएगा। अगर जीवन प्रत्याशा अच्छी होगी तो क्या है, जो जीवन का स्तर है वो भी अच्छा होगा। अब देखिए शिक्षा, शिक्षा जैसे आपको पता होगा अगर शिक्षा अच्छी होगी तो आप क्या नई नई चीज़ें कर सकते हैं, आविष्कार हो सकता है, और भी सारी चीज़ें हैं। आप प्रशिक्षित होंगे यानी कि ट्रेनिंग आपको मिलेगी, आपका जो काम है वो और भी अच्छे से करेंगे आप कार्य को, तो आप अच्छा इनकम कर सकते हैं, आप अच्छी जो आय है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी कारक है, जीवन स्तर पर निर्भर करता है आपकी शिक्षा। अब देखिए जीवन स्तर का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है, 2 क्षेत्रों की तुलना करने के लिए। बेसिकली जीवन स्तर का जो है वो तुलना करने के लिए किया जाता है। कैसे समझेंगे, अब देखिए 2 परिवार हैं, एक तो है गरीब जिसके पास कुछ भी नहीं है, रोटी कपड़ा मकान है, ठीक है, और एक ऐसा परिवार है जिसके पास एसी भी है, बड़ी कार भी है, बंगला भी है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं, जो विलासितापूर्ण जो वस्तुएं वो सारी की सारी है उसके पास। तो इसमें आप अंतर कर रही है ना कि किसका जीवन स्तर अच्छा होगा,
कौन अच्छे से बिताएगा अपना जीवन, ठीक है। तो हम क्या है, तुलना करने के लिए क्या करते हैं, जीवन स्तर का प्रयोग करते हैं, या तो दो क्षेत्रों के बीच में या फिर दो देशों के बीच में हम तुलना करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जीवन स्तर मापने का क्या वो स्रोत कहा जा सकता है, क्या इसका फॉर्मूला है जीवन स्तर मापने का। इसका होता है जो मानव विकास सूचकांक, आपको पता होगा यूएनओ में जो है मानव विकास सूचकांक है, जिसे HDI कहते हैं। उसमें क्या हुआ, 1990 में जो यूएनओ में विकसित किया गया है 1990 में, और इसके द्वारा क्या है, एक फॉर्मूला दिया गया है जीवन स्तर को मापने का। कौन सा है, राष्ट्र के विकास को मापने या फिर जीवन स्तर मापने। जैसे मैंने आपको कहा, जो दो देश होते हैं उनके बीच में जो तुलना करने के लिए क्या होता है, ये जीवन स्तर होता है। तो राष्ट्र का क्या विकास हो रहा है वो देखने के लिए जीवन स्तर देखा जा सकता है। तो इसमें इसे कैसे मापा जा सकता है, तो देखिए, पहला है इसमें जीवन प्रत्याशा, यानी कि जन्म के समय जितने लोग हैं, कितनों ने जो जन्म लिया है, उसे कहा जाता है जीवन प्रत्याशा, ठीक है। तो जीवन प्रत्याशा के द्वारा देखा जा सकता है। दूसरा, प्रौढ़ साक्षरता दर, प्रौढ़ साक्षरता दर के द्वारा देखा जा सकता है। प्रौढ़ साक्षरता दर यानी कि प्रौढ़ शिक्षा कहा जा सकता है। उसका मतलब होता है कि ऐसे कितने हैं जिन्होंने क्या है, अपनी जो शिक्षा का जो समय था, जिस टाइम पे उन्हें एजुकेशन लेनी चाहिए थी, उस टाइम पे उन्होंने एजुकेशन नहीं ली है, तो वो देखा जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उन्हें पहले क्या किया जाता था, अब वर्तमान में उनकी भी जो स्टेज है पढ़ने की वो बढ़ गई है, उनकी जो आयु बढ़ गई है। पर पहले क्या किया जाता था, थोड़ा बहुत पढ़ाकर उनकी शादी वादी कर दी जाती थी। तो वो सारी चीज़ें क्या है, प्रौढ़ साक्षरता दर के अंतर्गत आती है। देखा, एक देश का जो राष्ट्रीय विकास है वो निर्भर करता है कि कितने जो हैं उस देश में प्रौढ़ साक्षर हैं, कि यानी कि कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने टाइम पे शिक्षा नहीं ली है, एजुकेशन नहीं ली है। अगर वह ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, जो राष्ट्र विकास है वो नहीं हुआ है ठीक प्रकार से। अगर वह कम है तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा जो है उन्होंने शिक्षा ली है, तो इसका मतलब वो ठीक होगा। अब देखिए, प्रति व्यक्ति GDP, जैसे मैंने आपको बताया GDP में योगदान होता है हर व्यक्ति का, अगर ज़्यादा होगा तो इससे क्या है, जो राष्ट्र विकास है वो ज़्यादा होगा, यानी कि जीवन स्तर अच्छा है उस देश का। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी देखिए, जीवन की गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता का मतलब क्या है, इसका मतलब है भौतिक मानक के अलावा अवकाश हो गया, सुरक्षा हो गई, सांस्कृतिक स्रोत हो गए, सामाजिक जीवन हो गया, ये सारे सारे जीवन की गुणवत्ता के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो जीवन आप किस तरीके से जी रही है। जीवन स्तर अलग चीज़ है। जीवन स्तर क्या होता है आपका, कि आप कितनी जो विलासितापूर्ण जो वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल करके आप जीवन जी रहे हैं। पर जो जीवन की गुणवत्ता है उससे बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है कि आप जो जीवन जी रही हैं उसमें कितना जो आप संतुष्ट हैं, जो आप जीवन जी रहे हैं उसमें कितना जो है गुण है। यानी कि आप जो जीवन जी रहे हैं ऐसे तो नहीं जी रहे हैं। ऐसा भी होता है कि एक परिवार में सारी विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं, जीवन का स्तर उनका अच्छा है, फिर भी क्या है, वो जो जीवन है वो वेस्ट रहेगा तब तक, क्या है, जब तक उसमें जीवन की गुणवत्ता नहीं होगी। जैसे कि अवकाश नहीं मिल रहा है अगर किसी को, यानी कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा है, तो उसका जीवन जो है उसमें गुणवत्ता नहीं है। सुरक्षा नहीं है फैमिली की, तो वो भी नहीं है। सांस्कृतिक रूप से जो है वो भी अगर ठीक नहीं है, सामाजिक जीवन उसका अच्छा नहीं है, तो जीवन की जो गुणवत्ता है वो खराब रहेगी। अब देखिए, जो यूएनओ में 1948 में जो मानव अधिकारों पर घोषणा हुई थी, उसके अंतर्गत बताया गया है कि जो वैश्विक घोषणा की गई थी, ठीक है, यूएनओ में 1948 में वैश्विक घोषणा की गई थी। जितने भी यूएनओ की आ रही हैं आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में आप नोट भी कर सकते हैं, या फिर वीडियो आप जब कंप्लीट हो जाएगी ये वीडियो, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर आप लिखना अपना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो वैश्विक घोषणा जो हुई थी उसके दौरान क्या हुआ, जो कारक है वो बताए गए हैं जीवन की गुणवत्ता से संबंधित। कौन कौन से कारक है एक बार ही देख लेते हैं हम, ये कारक भी आपको याद रखने हैं। तो पहला देखिए, जो दासता और उत्पीड़न की स्वतंत्रता, यानी कि दासता मतलब क्या होता है, हम किसी गुलाम बनकर रहते हैं, दास बनकर रहते हैं, तो उसे दासता बोला जाता है। उत्पीड़न यानी किसी का शोषण किया जाता है, किसी को परेशान किया जाता है, तो वो उत्पीड़न होता है। तो अगर इन सब से स्वतंत्रता है तो जीवन की गुणवत्ता क्या है, अच्छी है, ठीक है। समान कानूनी सुरक्षा, समान कानूनी सुरक्षा यानी कि सबको क्या है, कानूनी रूप से जो सुरक्षा दी जा रही है उसमें समानता है। ऐसा नहीं है कि अमीर जो है उसे क्या है ज़्यादा सुरक्षा दी जा रही है और गरीबों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए सभी नागरिकों को, तो उनका जीवन की गुणवत्ता अच्छी होगी। अब देखिए, भेदभाव से मुक्ति, भेदभाव यानी कि जो समानता वो कायम होनी चाहिए। और देखिए, आंदोलन की स्वतंत्रता, आंदोलन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सरकार ने अगर कोई कानून बना दिया है तो वही बनकर रह जाएगा, या फिर लोगों के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो वो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में क्या है, आंदोलन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो उनके जीवन की गुणवत्ता अच्छी होगी।
विवाह का अधिकार, यानी कि हर किसी को विवाह का अधिकार होना चाहिए। अगर ये प्राप्त है किसी देश में या फिर किसी व्यक्ति को तो उसका जीवन की गुणवत्ता क्या है, अच्छी है। अब देखिए अगला है निजी गोपनीयता का अधिकार। निजी गोपनीयता यानी कि आपके जो निजी चीज़ें हैं, आपकी जो प्राइवेसी है वो लीक नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आप अपनी प्राइवेसी नहीं खोलना चाहते हैं, आप क्या है अगर अपने बारे में किसी को नहीं बताना चाहते हैं तो वो क्या है उसका अधिकार आपके पास होना चाहिए। अगला देखिए रोज़गार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। रोज़गार आपको क्या करना है, ऐसा ना हो कि सरकार आप पर दबाव डाले और कहे आपको सेना में ही भर्ती होना है या फिर सरकार कहे कि आपको इस फैक्ट्री में ही काम करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी बनना चाहते हैं वो बनिए, आप जो भी रोज़गार करना चाहते हैं आप वो रोज़गार करें, तो आपकी जीवन की गुणवत्ता अच्छी होगी। इसके साथ साथ जो पेरेंट्स हैं वो भी अगर आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आपको ये रोज़गार करना है तो वहाँ पर आपके जीवन की जो गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं होगी। आगे देखिए गरीबी रेखा। देखिए जैसे कि ये चैप्टर आपका थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे कम से कम टाइम में कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसके मेरे ख्याल से 2 पार्ट बनेंगे, तो आप दोनों पार्ट देखिएगा, क्योंकि अगर आपने कुछ भी स्किप कर दिया ना तो इसका मतलब क्या है, आप अपने आप का लॉस कर रहे हैं। अब देखिए गरीबी रेखा क्या होती है। गरीबी रेखा, रेखा का मतलब लाइन, ठीक है। गरीबी रेखा, अब देख लीजिए ये लाइन है। अब जैसे मान के चलते हैं ये एक लाइन है, अगर इस लाइन से ऊपर अगर कोई है तो उसका जो जीवन का स्तर है वो अच्छा है। इसका मतलब ये है अगर कोई क्या है, ये जो लाइन है इसी लाइन के ऊपर है, अगर कोई ये जो लाइन है इसी लाइन पर है तो इसका मतलब क्या है, वो गरीबी रेखा पर है। अगर कोई इससे नीचे है इस लाइन के, इसका मतलब क्या है, उसका निम्न स्तर हो चुका है। तो अब यहाँ पर समझते हैं हम, गरीबी रेखा का मतलब होता है आय का निम्न स्तर, ठीक है। यानी कि बिल्कुल ही निचला स्तर हो चुका है। अब उससे नीचे अगर थोड़ा सा भी चला गया वो व्यक्ति या फिर वो परिवार, तो वो क्या होगा, गरीबी रेखा से नीचे चला जाएगा। तो वो लास्ट स्टेज होती है गरीबी रेखा। अब जो गरीबी रेखा है अगर वह कम हो जाती है किसी परिवार की तो उसे BPL में डाल दिया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा जो BPL है वो चलाया गया है, राशनिंग से संबंधित है। और इसमें क्या होता है, जो गरीब परिवार होते हैं यानी गरीबी रेखा से जो नीचे आते हैं वो BPL में आ जाते हैं और उन्हें क्या है, जो राशन है वो भी दिया जाता है। अब गरीबी रेखा से नीचे अगर जो गरीब है, इसका मतलब है देश में अगर जो गरीब है अगर वह कम है तो इसका मतलब क्या है, देश का विकास ज़्यादा होगा। आपको पता होगा इस बात का। अब आगे देखिए, आगे है सामाजिक दायित्व। तो सामाजिक दायित्व क्या होता है, सामाजिक दायित्व को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो कर्तव्यनिष्ठ और दूसरा होता है कार्य के प्रति समर्पित। वैसे सामाजिक दायित्व का मतलब होता है कि हम क्या है, किसी और के लिए हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और अगर हम कर्तव्यनिष्ठ रूप से अगर हम कार्य कर रहे हैं तो सामाजिक दायित्व के अंतर्गत आएगा। और अगर हम जो कार्य कर रहे हैं वो हम समर्पित है, हमारा जो कार्य है वो किसी और के लिए समर्पित है, यानी किसी और के लिए हम कर रहे हैं, तो सामाजिक दायित्व के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब अगर आप लेकर चलें, अगर कोई गरीब व्यक्ति है या परिवार है तो अगर आप उसकी मदद कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका सामाजिक दायित्व, यानी कि बिना कुछ लेने की इच्छा से आप उसकी मदद करें तो ये आपका सामाजिक दायित्व होगा। ज़रूरतमंद व्यक्ति हो गया, ज़रूरतमंद हो गए, उनकी मदद की जाती है इसके अंतर्गत। और ये हमारा सामाजिक दायित्व भी बनता है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है या फिर जो ज़रूरतमंद है तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए अगर हमारे पास हमारी सिचुएशन अच्छी है तो। अब देखिए इसे कल्याणकारी मॉडल भी कहा गया है वर्तमान में। तो किसी कल्याणकारी मॉडल कहा गया, सामाजिक दायित्व को कहा गया, ये पूछा जा सकता है। अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। देखिए स्वैच्छिक सेवा। स्वैच्छिक सेवा का मतलब क्या होता है, इसमें ऐच्छिक आ गया, आप इसे तोड़ के देखेंगे इस वर्ड को, स्वैच्छिक को, तो इसमें ऐच्छिक आ गया। ऐच्छिक मतलब होता है खुद से, ठीक है, यानी कि स्वयं से निर्णय लिया गया है। तो स्वैच्छिक सेवा का मतलब होता है बिना किसी वित्तीय या फिर भौतिक लाभ के दूसरों के लिए अगर हम कार्य करते हैं तो उसे स्वैच्छिक सेवा कहा जाता है। तो यानी कि हम बिना किसी लाभ के, हमें कोई लालच नहीं है, हमें कोई लाभ नहीं है, फिर भी हम किसी का कार्य कर रहे हैं, किसी के लिए कार्य कर रहे हैं, ना तो हमें वित्तीय लाभ हो रहा है उससे, ना ही भौतिक लाभ हो रहा है, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा है, फिर भी हम किसी के लिए कार्य कर रहे हैं, तो स्वैच्छिक सेवा होती है। और ये हम क्या करते हैं, अपने आप करते हैं, कोई हमें कहता नहीं है करने के लिए। और इसमें क्या होता है, समय हो गई, प्रतिभा हो गया, यानी कि हमारे अंदर जो प्रतिभा है वो, और जो कौशल यानी कि जो स्किल्स हैं हमारे अंदर, ऊर्जा का जो योगदान है, ये सारी की सारी क्या है, स्वैच्छिक सेवा के अंतर्गत हम दूसरे व्यक्ति को प्रदान करते हैं इन सारी चीज़ों का। ये ध्यान रखना है आपको। अब जो स्वैच्छिक सेवा है उसके कौन कौन से प्रकार है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो 3 प्रकार होते हैं इसके। एक तो है कौशल आधारित स्वैच्छिक सेवा। कौशल आधारित, जैसे नाम से पता चल गया, इसमें कौशल यानी कि स्किल पर आधारित स्वैच्छिक सेवा। इसका मतलब है अगर अभी आप स्टूडेंट हैं और आप क्या कर रहे हैं,
जो ज़रूरतमंद जो व्यक्ति हैं उनकी अगर आप अपनी स्किल को यूज़ करके, अपने कौशल को यूज़ करके अगर आप उनको सेवा प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि अगर जो ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा प्राप्त करनी है, अगर आप उन्हें पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, कौशल आधारित हो जाएगा वो। अब देखिए पर्यावरणीय स्वैच्छिक सेवा, पर्यावरणीय स्वैच्छिक सेवा में होता है कि आप क्या है दूसरों को ये शिक्षा प्रदान करते हैं कि जो पर्यावरण है उसे ठीक प्रकार से कैसे रखना है, पेड़ कम काटने हैं और पर्यावरण जो है उसे उसको ठीक रखने में आप मदद करते हैं, जैसे कि पेड़ लगाते हैं। यानी कि ये आपका कार्य बन गया, एक दिन नहीं लगाना है, यानी कि जो इन्वायरमेंटल डे होता है केवल उसी दिन नहीं लगाना है। हाँ, आपका ये कार्य है कि आप क्या कर रहे हैं, रोज़ाना आप ये काम कर रहे हैं पर्यावरण के लिए, तो आपका पर्यावरणीय स्वैच्छिक सेवा के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए थर्ड वाला आपका ई स्वैच्छिक, या तो ई कहीं पर आता है या फिर ऑनलाइन जो स्वैच्छिक हो गया, साइबर आपको पता होगा इंटरनेट से संबंधित है, साइबर आपका स्वैच्छिक सेवा हो गया, टेली ट्यूटरिंग जो होगा, ये सारे के सारे जो हैं, ये जितने भी आपको यहाँ पर नाम दिखे हैं सारे के सारे आपके इंटरनेट से संबंधित होते हैं। और इसमें अगर आप ऑनलाइन अगर किसी की मदद कर रहे हैं किसी भी तरीके से तो आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब जो श्रमदान है वो क्या होता है वो भी एक बारी हम देख लेते हैं फटाफट। श्रमदान दो वर्ड से मिलकर बना है। श्रम का मतलब होता है मेहनत और दान का मतलब होता है देना, कुछ भी देना, ठीक है, श्रमदान। और ये क्या है, दोहरी भूमिकाएं ये निभाता है। श्रमदान किस प्रकार से निभाता है, पहला देखिए, एक तो ये क्या कार्य करता है, इसके अंतर्गत स्वयं को समझने और विकास करने में मदद करता है, यानी कि खुद को समझने में कि हमारे अंदर क्या चीज़ है, हमारे अंदर किस चीज़ की प्रतिभा है, क्या कौशल है, इसे समझने में जो श्रमदान है वो इम्पोर्टेंट रोल अपना निभाता है। दूसरा क्या कार्य करता है, ये खुद में परिवर्तन लाने और सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करता है हमें, हम अपने आप में किस प्रकार से चेंज ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, जिससे हमारा क्या हो सकता है, हम भी विकसित हो सकते हैं। तो ये भी इसके द्वारा होता है, श्रमदान के द्वारा, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम कार सेवा। जैसे नाम से पता चल रहा है, ये मत समझ के चलिएगा, ये बिल्कुल डिफरेंट है कार सेवा। ये अगर आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा फ्री में जो वो है कार जो है वो चलाई जाती है और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजा जाता है। तो ये जो धारणा है इसे देखने के बाद आपके अंदर आई वो बिल्कुल गलत है। तो कार सेवा का मतलब क्या होता है, कार मतलब होता है, ये जो है संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। कार का मतलब होता है कर यानी कि हाथ, संस्कृत में कर इसका मतलब हाथ होता है। तो कार सेवा हाथ, सेवा जो है सेवा का मतलब सहायता करना, तो कार सेवा का मतलब हो गया हाथों के द्वारा, हाथों का इस्तेमाल करके जो सेवा की जाती है उसे कार सेवा के अंतर्गत रखेंगे। जैसे कि जो धार्मिक कार्य होते हैं उसमें निःशुल्क जो सेवा प्रदान की जाती है उसको ही कार सेवा कहा जाता है। जैसे कि अगर हम अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, आपने सभी ने अगर पता हो तो उसमें जो लंगर लगता है तो वहाँ पर जो कार सेवा है वो की जाती है, यानी कि अपने हाथों का प्रयोग करके वहाँ पर जो सेवा प्रदान की जाती है। तो धार्मिक कार्यों में निःशुल्क बिना किसी धन लिए अगर आप सेवा प्रदान कर रहे हैं तो वो होती है कार सेवा। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसमें यहाँ तक ही करवाया जाएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो आप सब भी बोर हो जाएंगे। तो होम साइंस जो मैंने ये चैप्टर आपका भी आधा कवर करवाया है, आपको कैसा लगा है, समझ में आया है या नहीं आया है, आपके रिव्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कैसी लगी है वीडियो और मुझे बनानी चाहिए नहीं चाहिए। होम साइंस जो मैं जिस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ वो आपको अच्छा लगा नहीं लगा आप सब बताएंगे और आप लाइक कर देंगे अगर अच्छी लगी है तो, और साथ ही साथ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबके फ़ोन में आ सके। थैंक्स।